सो हेलो टू ऑल, मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। बट ये वीडियो जो है ये कुछ डिफरेंट सा होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ में साहिल जुनेजा है जो कि को फाउंडर CEO है चाय कॉफ़ी के, जो कि बहुत अच्छी चेन है यहाँ पे एमपी में और एमपी के बाहर भी कैफ़े चेन है। और मैं इसीलिए इनके साथ में इंटरव्यू कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी ही इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इनके साथ में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ। और आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानने को मिलने वाली है, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रेंचाइजी कैसे ओन करते हैं और कैफ़े कैसे रन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमको आज मिलने वाली है सीखने को। तो चलिए जानते हैं कौन है साहिल जुनेजा। तो साहिल जी अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम साहिल जुनेजा है। मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज भी उज्जैन MIT से ही हुआ था। वहाँ से एथिकल हैकिंग में गया, ऑनलाइन मार्केटिंग कर ही रहा था जैसा रुचिरा ने बताया। वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा रियल वर्ल्ड में बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मैंने चाय कॉफ़ी 2016 में स्टार्ट किया था। मुझे तो लगता है शायद आपने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड भी इतना जब फेमस नहीं था तब से स्टार्ट कर दिया था इंटरनेट मार्केटिंग। कॉलेज में ही था उस टाइम पे, तो मैं इंटरनेट मार्केटिंग चालू करी थी। तब तो लोगों को SEO के बारे में मालूम भी नहीं होता था। तब से मेरी साइटें रैंक करके पैसे कमा रहा हूँ। अच्छा, 2009 में तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। शायद मैंने कॉलेज में एंट्री ली थी या मैं कॉलेज चल रहा था मेरा, मुझे सिर्फ पता था कि हाँ ये होता है कंप्यूटर और ये इस टाइप की कोई चीज़ें होती है। और उस टाइम में कुछ लैंग्वेजेस थी, बट साहिल ने बताया कि उस टाइम से ही साहिल ने स्टार्ट कर दिया SEO के बारे में सारा चीज़ें और अपनी साइटें रैंक करना। तो कैसे स्टार्ट किया साहिल? मैंने स्टार्ट किया था एथिकल हैकिंग से। सिंस मैं IT से बिलोंग करता हूँ तो एथिकल हैकिंग के अंदर मुझको शुरू से ही थोड़ा इंटरेस्ट था। एथिकल हैकिंग होता क्या है? जब हैकिंग में एथिकल वर्ड यूज होता है ना, तो वो होता है कि आप कुछ वाइट हैट काम कर, मतलब ऐसा होता है कि जैसे पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, तो सेम वैसे एथिकल हैकर का काम होता है किसी हैकर के जैसा सोचना। तो एथिकल हैकिंग सीखी कहाँ से? hackforums.bb। तो मोस्टली हैकिंग मैंने वहीं से सीखी। स्टार्टिंग होती है फिशर के थ्रू, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आपके लेवल बढ़ाते आते हो, आप XSS पे चले आते हो, सर्वर स्क्रिप्टिंग में चले आते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए उसके अंदर। मैं जब एथिकल हैकिंग कर रहा था, मेरे कुछ दोस्त जो कमा भी रहे थे उस टाइम पे। और क्या होता है ना, जब आप कॉलेज के अंदर होते हो तो ये बात है ना बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है कि अरे यार वो कुछ पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने भी हमारे दोस्तों से पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तब हमको पता चला कि गूगल की तरफ से एक एडसेंस करके एक एड प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे से पैसे कमा सकते। कुछ ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन हुआ जहाँ से मैंने सीखा कि यार लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, उन्होंने एडसेंस से कमाया। एडसेंस मतलब ये एथिकल हैकिंग से एकदम एडसेंस वाली जर्नी के बीच में कहाँ था ये एडसेंस वाला जो पार्ट है या वेबसाइट वाला पार्ट है, ये कहाँ से पता चला? सो ये हैक फोरम्स के थ्रू ही पता चला। तो उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से शेयर किए। जैसे आज मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, शायद किसी के काम आ जाए। कोई एक बंदा भी कमाने लग जाएगा तो मुझे लगेगा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना शायद वर्थ इट था। अच्छा, वहाँ से मतलब अर्निंग नहीं हो रही थी एथिकल हैकिंग से? एथिकल हैकिंग से कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। एथिकल हैकिंग वॉज प्योरली मेरा पैशन। वहाँ से मुझको अर्निंग का पता चला क्योंकि कॉलेज टाइम पे मेरे घर पे थोड़ी सी फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे थे। उस टाइम पे थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं थी हम लोगों की, और मैं गरीबी में मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था, ये मुझको मालूम था। सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को काम करना है, क्योंकि पता चल गया था ना कि आपके कोई साथ वाला कुछ कमा रहा है, तो बस उसी टाइम कसम खा ली थी कि अब मैं भी कमाऊंगा और बहुत अच्छे कमा के जाऊंगा ऐसे। तो वेबसाइट पे आपने ऐड तो लगा दिया, अब ऐड को क्लिक कौन करेगा? तो इसके लिए आपको पता चला कि भाई ट्रैफिक आना चाहिए साइट के ऊपर। अब ट्रैफिक आना चाहिए तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा? तो ट्रैफिक आएगा जो आपकी साइट गूगल पे रैंक होगी। आप पेड ऐड चलाओगे, दो में से किसी एक तरीके से ट्रैफिक आता है। पेड ऐड पे लाने के लिए ट्रैफिक आर्बिट्रेज पे जाने के लिए पैसे थे नहीं, और वो CPC और EPC को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है जब बिल्कुल स्टार्ट करते हो। बाद में पता चला कि ठीक है, मतलब जैसे ये था कि वेबसाइट को रैंक करना है यहाँ पे एडसेंस, तो किसकी वेबसाइट थी ये? वेबसाइट मेरी ही थी। किस टाइप की वेबसाइट थी और किसने बनाई थी ये वेबसाइट? और मतलब एकदम से क्या होता है कि अभी तो आजकल सभी को पता है कि गूगल एडसेंस से आप पैसा कमा सकते हो। उस टाइम पे नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि खुद की वेबसाइट से। तो ये चीज़ जो है माइंड में कहाँ से है कि मुझे खुद की वेबसाइट बनानी है, उस पे से पैसा कमाना है? तो ये जो स्टार्टिंग की जर्नी होती है ये कहाँ से स्टार्ट? तो ये स्टार्ट ही ऐसे हुआ था जब पता चल गया ना कि सामने वाला कमा रहा था, पैसे कमा रहा था, तो पता चला कैसे कमा रहा है, उसकी साइट से कमा रहा है। तो इतना समझ में आ गया था कि हाँ वेबसाइट से कमाते हैं। अब वेबसाइट, अब पता है ना कि वहाँ जाना है, अब कैसे जाना है वो मैं फिगर आउट कर ही लेता हूँ। भाई ठीक है, मेरे को मेहनत लगी, मुझको कोडिंग आज भी नहीं आती है ठीक से, बट हाँ मुझको ये पता था कि इंटरनेट के ऊपर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, आप उसमें एडिटिंग करके छोटी मोटी आप खुद का कर सकते हो। अच्छा, वर्डप्रेस करके एक CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू आप आपकी वेबसाइट को फ्री में बना सकते हो। तो मैंने वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट किया, तो पता चला कि ठीक है आपको डोमेन लेना होता है। तो मैंने जैसे तैसे करके 100 रुपये का डोमेन ले लिया। होस्टिंग फ्री में मिल गई थी, 000 वेब होस्ट आज भी फ्री में मिल जाती है होस्टिंग अगर लेनी हो किसी को तो, बट वो ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं करती है।
सो मैंने फ्री की होस्टिंग यूज़ करी क्योंकि पैसे होते नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे। वेबसाइट बनाना भी खुद ही सीखा तो कहीं तो देखा होगा ना कि हाँ यार मैंने यहाँ देखा था कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है यूट्यूब के वीडियोस हैं, हमारे पास में काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हमको बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस, आपको ऐसे ऐसे बनानी है वेबसाइट। पहले ये सब सोर्स हमारे पास थे नहीं, तो तब कैसे पता चला कि मुझे ऐसे वेबसाइट बनानी है और मुझे वर्डप्रेस की ही बनानी है? तो वर्डप्रेस का पता चल चुका था, राइट। और वर्डप्रेस के अंदर गाइड रहती है। अच्छा। जैसे आजकल तो क्या होता है कि होस्टिंग आप लेते हो तो cPanel के अंदर आपको 1 क्लिक वर्डप्रेस का इंस्टॉलर मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, और स्पेसिफिकली 000 वेबहोस्ट पे तो उस टाइम पे था ही नहीं। तो पहले wordpress.org पे जाके वहाँ से वर्डप्रेस की फाइलें डाउनलोड करते थे, वहाँ पे पूरी गाइड पढ़ते थे। आज तो बहुत ईजी है, 1 क्लिक है सब कुछ। पहले तो पूरी गाइड पढ़नी पड़ती थी 5-5 पेज की। वो गाइड पढ़ के सब किया है, खुद सीखा, फिर उसको खुद इम्प्लीमेंट किया, तब जाके पूरी साइट बनी। किस टाइप के डोमेन खरीदे थे और कौन सी नीश थी? तो साहिल कौन सी नीश के और किस टाइप के डोमेन जो है फर्स्ट टाइम बाई किए थे? सो मेरा जो सबसे पहला डोमेन था वो मेरा था creditcheck.net। अच्छा। और ये था यूएस का, मतलब यूएस की नीश थी क्रेडिट चेक करने की। जैसे आजकल तो क्या होता है कि अपन अपना सिविल चेक करते हैं, तो वहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेकर होता है, वहाँ पे उनको क्रेडिट स्कोर दिखता है। तो वो नीश के अंदर क्या होता है कि आपको सीपीसी बहुत हाई मिलता है। तो मैंने फाइनेंस नीश पिक करी थी तब भी कि ठीक है सीपीसी ज़्यादा मिल जाएगा, भले कम ट्रैफिक आएगा लेकिन क्लिक आएगी तो एटलीस्ट एक विजिटर 50 सेंट्स तो देके जाएगा। तो अभी की इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया में तो कितने 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये मिलते हैं, बट अगर डॉलर्स में बात करूँ तो कम से कम 25-30 रुपये का एक क्लिक मिल जाता है। तो फिर फाइनेंस नीश पिक करी थी। था और ये थी पहली वेबसाइट। हाँ। इसके बाद आपने कितनी जो है डोमेन खरीदे और कितनी वेबसाइट बनाई, और उन सारी जो वेबसाइट्स जो थी उनसे कितने आप अर्न कर रहे थे और कितना टाइम लगा? ये 3 मैंने एक साथ पूछ लिए, जो कि मुझे ब्रेक लेके पूछना था, बट फिर भी चलो फिर नहीं ठीक है। क्या होता है ना कि वंस यू स्टार्ट ना, आपको पता है कि 1 रुपये कैसे कमाया आपने। अगर उस 1 रुपये से स्केल कर सकते हो तो उसको 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो जाता है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 रुपये रोज के बनते हैं। तो सेम मैंने भी किया। मेरे पास में आई गेस 100-125 साइट तो थी जो मेरे को ना रोज के कुछ डॉलर निकाल के दे रही थी। ये 2009-10 की बात है? हाँ 2009-10 की बात है, मतलब 2012 तक जब तक मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था ना, मैं काफ़ी अच्छा कमाने लग गया था। जैसे अभी बताया साहिल ने कि 100-200 वेबसाइट्स जो थी उसी टाइम पे इन्होंने अपनी जो एडसेंस से अप्रूवल करवा ली थी। और अभी है या नहीं है साहिल? नहीं, अभी तो कम है, अभी कम है। अब मतलब अब ऐसा है कि अब 8-10 साइटें हैं, लेकिन वो डिसेंट कमा के दे देती हैं। ओके, तो ये था हमारा वेबसाइट का गूगल एडसेंस से आप कैसे अर्न कर सकते हो, जो कि साहिल ने बताया अभी हमको कि हम गूगल एडसेंस के थ्रू उस टाइम पे, जबकि 2009-10 की बात है उसमें, अभी तो खैर सभी को पता है कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं, बट साहिल ने उसी टाइम पे, जब हमको किसी को भी पता ना, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था ये सब कि हाँ वहाँ से हम अर्न भी कर सकते हैं। तो अभी तक साहिल ने बताया कि हम वेबसाइट के थ्रू गूगल एडसेंस से हम कैसे अर्न कर सकते हैं। अब आते हैं साहिल कि हमने वेबसाइट भी बना ली, अब उनको रैंक भी तो करना होता है, तो रैंकिंग कैसे की फिर वेबसाइट की? सो रैंकिंग के लिए एसईओ सीखा। एसईओ के 2 पार्ट होते हैं अगर देखा जाए तो, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज वो होता है जो आप खुद की वेबसाइट के ऊपर करते हो, ऑफ पेज वो होता है जो आप बाकी के इंटरनेट के ऊपर आपकी साइट के लिए कर रहे होते हो। एसईओ को थोड़ा सा, जैसे मेरी ऑडियंस है, कुछ ऐसी ऑडियंस है जिनको पता नहीं एसईओ होता क्या है, तो थोड़ा सा ब्रीफ देंगे कि एसईओ क्या होता है और हम कैसे वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल लेमन टर्म्स में समझाना चाहूँ, एसईओ इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट, जिससे आप गूगल को ये बताते हो कि भाई कोई सर्च टर्म है, लेट्स से रुचिरा पाटिल है, तो रुचिरा पाटिल ने अपना डोमेन लिया हुआ है, तो रुचिरा पाटिल क्या एक्सपेक्ट करेगी कि भाई कोई रुचिरा गूगल पे लिखे तो उसको सबसे पहले रुचिरा की वेबसाइट ही दिखनी चाहिए। तो आपकी वेबसाइट को गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना होता है। सेम वैसे याहू का सर्च इंजन होता है, बिंग है सर्च इंजन, तो कुछ फैक्टर्स कॉमन होते हैं जो हर सर्च इंजन पे चलते हैं। आपको उनके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है, और फिर वो जो सर्च इंजन्स होते हैं उनको पता चलता है कि इस स्पेसिफिक सर्च टर्म के लिए, इस वेबसाइट कीवर्ड के लिए किस वेबसाइट को उसको टॉप पोजीशन पे शो करना है। इसमें तो काफ़ी मेहनत लगी होगी। बहुत मेहनत लगी, पैसे भी लगे। अच्छा, इसमें पैसे कैसे लगे? जरा पैसों की बातें हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनकी अर्निंग हमको देखनी है, कितना कमा लेते हैं और ये कहाँ से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इसको, कैसे कितना पैसा लगा वहाँ पर? सो पैसा इनिशियल लेवल पे जब मेरे पास में था ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, बैठते थे टूटी कुर्सी पे 72 घंटे बिना सोए बैठे, हसल वसल सब कर ही ली थी उस टाइम पे, क्योंकि आजकल तो खैर बड़ा वो ट्रेंडी वर्ड है, ये करना है, बड़ा बनना है, गरीब रहना नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या होता था ना कि आपको बैकलिंक्स खरीदनी पड़ती है। ऑन पेज वो होता है जो आप खुद कर सकते हो, ईजी टू रैंक नीच तो आप कर लोगे ऑन पेज के भरोसे पे, बट जो थोड़ी सी टफ नीच होती है ना, जो पैसे दे रही होती है, हर बंदा उसी नीच की तरफ भागता है। जो नीच पैसे नहीं दे रही होगी वो आपको इजीली अवेलेबल होगी।
मतलब वो इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स हो जाते हैं। कुछ होते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड की अगर बात करूँ तो वो हमेशा टफ ही होता है, क्योंकि सबको मालूम है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड मतलब आपने किसी कीवर्ड के पीछे बाय लगा दिया। लेट्स से बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो, क्योंकि आजकल लोग इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स खरीदते हैं। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स थी यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, फेसबुक फैंस वगैरह बेचा करता था। और ऐसे कौन से ऐसे कीवर्ड्स थे जो कि थोड़े नीश डाउन अगर हम करें तो जो टफ होते हैं, जिसके लिए बैकलिंक्स हमको सबसे टफ होती है हेल्थ नीश, उसके बाद आती है फाइनेंस की नीश, तीसरी नीश होती है जो बायर कीवर्ड पे आ जाती है। हेल्थ के अंदर आप अगर आज वेट लॉस टाइप करोगे ना तो वेट लॉस को रैंक करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है किसी नए बंदे के लिए। फॉर दैट मैटर 3 साल 4 साल पुराने बंदे के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अपना ग्रीन कॉफी बीन्स थी मेरी वेबसाइट, फर्स्ट पेज पे रैंक थी ग्रीन कॉफी बीन्स के लिए। तो ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट को रैंक करना ना मतलब पसीने पसीने छूट जाते थे। उस साइट को रैंक करने में मेरे खुद के कम से कम $8,000 लग गए थे। ये जो है रैंक करवाने में कितना टाइम लग जाता है? किसी कोई नीश है, चाहे आप बहुत ज़्यादा बड़ी नीश है या छोटी नीश है, तो इन सभी नीश को रैंक करवाने में एसईओ के थ्रू कितना ड्यूरेशन लगता है, कितना टाइम लगता है? मतलब एसईओ जो है सब बोलते हैं, मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, सब बोलते हैं एसईओ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, हाँ। साल 2 साल लग जाते हैं। तो आपको उस टाइम पे कितना टाइम लगा था और अभी के कंपेरिजन में हम क्या बोलें? नहीं 2 साल तो खैर ज़्यादा हो जाता है। और जब मैंने चालू किया था ना 2011-2012 में, तब है ना एक्सरमर, जूमर था, स्क्रैप बॉक्स था और बाद में जीएसए वगैरह भी आ गए थे। ऐसे बहुत से टूल्स होते थे जिससे ना ओवरनाइट आप आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते थे। ऑब्वियसली वो स्पैमिंग के टूल्स थे, इतने पावरफुल टूल्स हुआ करते थे। स्क्रैप बॉक्स तो लोग आज भी यूज़ करते हैं कभी कभी, बट इसके टूल थे ये बैकलिंक्स बनाने के थे। जो आप ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो क्या होता है, ऑफ पेज इज मोर ऑफ बैकलिंक्स ओनली। ये इतनी सारी बैकलिंक्स बनाते थे ऑन अ क्लिक, ये 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बैकलिंक्स बना देते थे कि आप उसको चालू कर दो, वीपीएस ले लो, उस पर जूमर डाल दो और सारे फोरम्स की लिस्ट डाल दो, तो फोरम के ऊपर बैकलिंक बनाता था। क्या होता है ना, गूगल भी विथ टाइम इवॉल्व हो रहा है, जैसे इंसान इवॉल्व हो रहे हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं ना, वैसे गूगल भी इवॉल्व हो रहा है। पहले गूगल का जैसे क्राइटेरिया होता है कि ठीक है अगर किसी वेबसाइट की एक्स अमाउंट ऑफ बैकलिंक्स है तो वो उसको ऊपर रैंक कर देता था कि भाई ठीक है अगर 5 वेबसाइट है, 5 में जिसकी सबसे ज़्यादा बैकलिंक्स होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद में उसको समझ में आया कि अच्छा लोग स्पैमिंग करने लग गए, तो फिर गूगल ने अपनी एल्गोरिदम चेंज करी। तो फिर वो पांडा अपडेट, पेंगुइन अपडेट, अब तो खैर हर चौथे दिन कोई ना कोई गूगल अपडेट देता है। जीने आराम कर रखा गूगल ने अब तो। मुझे तो लगता है शायद गूगल ने ही सारे ही जो होते हैं, या सोशल मीडिया देख लो, आप मेटा देख लो, गूगल देख लो, हर सभी के इतने सारे अपडेट आ गए हैं कि हम लोग खुद परेशान हो गए कि अब हम कैसे रैंक करें और हम कैसे आगे बढ़े। इतना कंपटीशन भी तो हो गया है काफ़ी, ठीक है। तो ये हमारी साहिल ने अभी हमको बताया एसईओ के बारे में कि एसईओ पे कैसे हम लोग रैंक कर सकते हैं। हमको बताया साहिल ने कि साहिल के पास इतनी सारी वेबसाइट थी जो कि अभी मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, और ये एक अफिलिएट मार्केटर जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इतने पैसे वाले लोगों के पास ही हो सकती है। और अब हम जानते हैं अफिलिएट के बारे में कि अफिलिएट क्या होता है और अफिलिएट से कैसे अर्न कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी अफिलिएट से, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लोग अर्न कर रहे हैं, बट उस टाइम पे जब 2009, 10, 11 की बात है, जबकि ये टर्म भी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, तब मुझे भी नहीं पता था। उस टाइम पे साहिल ने कैसे अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो है अर्निंग की है, अभी हम वो जानते हैं। तो साहिल, आपने अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मतलब कैसे आए अफिलिएट मार्केटिंग में और कैसे वहाँ से अर्न करना स्टार्ट किया? तो जैसे गूगल एडसेंस से कमा रहा था, जब आप कमा रहे होते हो किसी चीज़ से तो उसको 100x करने की कोशिश करते हो। आप टाइम पे क्या हुआ कि मैं ना नीश एक्सप्लोर कर रहा होता था, नीश रिसर्च करता था, कीवर्ड रिसर्च करते थे। आई केम अक्रॉस फ्यू थिंग्स, कीवर्ड्स जो कि एफिलिएट के थ्रू पैसे कमाते थे, राइट। तो कुछ वेबसाइट्स मैंने देखी तो मुझे पता चला कि अच्छा यार ये लोग कुछ ई बुक बेच रहे हैं, ये लोग अमेजोन का सामान बेच रहे हैं, इनकी वेबसाइट से अमेजोन पे जा रहा हूँ मैं। तो फिर अमेजोन एफिलिएट के ऊपर रजिस्टर किया। उसके बाद में फिर और ढूंढा तो पता चला कि ई बुक्स, वो क्लिक बैंक करके एक साइट है, वहाँ से लोग ई बुक बेचा करते हैं। सो क्लिक बैंक सबसे ज़्यादा परसेंटेज देता है। अगर क्लिक बैंक तो 70% तक एफिलिएट कमीशन दे देता है। अमेजोन तो 3-4% के कोडियो साटे बेचता है वो तो, बट ई बुक के अंदर लिटरली 70% का कमीशन होता था यार। किसी को, जैसे मेरी ऑडियंस में जो देख रहे हैं, अगर उनको अभी अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं अभी इस टाइम? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अमेजोन अफिलिएट से स्टार्ट कर लो, क्योंकि बाकी जगह पे जाने के लिए फिर अगर क्लिक बैंक में जाओगे तो प्रोडक्ट की ग्रेविटी देखनी पड़ेगी, कंपटीशन देखना पड़ेगा, और वो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है जो कि आई गेस एकदम स्टार्ट करने वाले को ना थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देगा अगर काम नहीं बन पाया तो। वहीं अगर आप अमेजोन एफिलिएट करोगे ना इंडियन के अंदर, तो अगर मानो आपकी लिंक से अगर आपने आपकी लिंक उठाई अमेजोन की, फॉर दैट मैटर आपने एक चाकू बेचने की बात करी, आपने आपकी मम्मी को बोला कि मम्मी आप इस लिंक से खरीद लेना, तो जब मम्मी वो 500 रुपये का चाकू खरीदेगी ना, तो 5 रुपये आपके अकाउंट में एज एन एफिलिएट आपको मिल जाएंगे। तो आपने देख लिया कि आपको पैसे मिलते हैं। और जब आदमी एक बार ये देख लेता है ना कि उसको कहीं से पैसे मिल रहे हैं और उसको चट लग जाती है पैसे कमाने की, फिर उसके बाद में तो आदमी सारे धतकर्म कर लेता है कि मैं क्या क्या कर लूँ। फिर वो आदमी दिन भर बैठिए, कभी गर्लफ्रेंड को भेजेगा, गर्लफ्रेंड की मम्मी को भेजेगा, सबको भेज देगा वो सारे के सारे लिंक की मैडम यहाँ से ऑर्डर कर लो,
मतलब जैसे साहिल ने बताया कि हम अफिलिएट से ऐसे कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो साहिल तुमने किसको भेजा? नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजा था। गर्लफ्रेंड को भेजा? नहीं। एक शेयर सेल करके एक नेटवर्क हुआ करता था उस टाइम पे, और क्योंकि मैं ऑलरेडी एडसेंस वगैरह कर रहा था तो कुछ दोस्त मेरे ऑलरेडी बन चुके थे, हैक फोरम्स वगैरह से इधर उधर से काफ़ी दोस्त मेरे बन चुके थे। तो एक दोस्त की एक कंपनी थी जिसमें ना कुछ 40-50 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। तो शेयर सेल करके जो नेटवर्क था, मैंने देखा कि यार ये ना ई बुक डाउनलोड करने का इतना कमीशन दे रहा है। अब मैंने कैलकुलेट किया कि यार $10 की ई बुक बिक रही है, $60 मेरे को रिटर्न मिल रहे हैं उसके अंदर से। तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, तेरे सारे एम्प्लॉयज़ से डाउनलोड करवा ले भाई, तेरा $10 खर्चा हो रहा है, मैं तेरे को उसमें से कुछ कमीशन दे दूंगा। अच्छा। तो मैंने आधे पैसे उसको दिए, उसने उसी कंपनी को लोगों को बोला कि यार तुम डाउनलोड कर लो, उन्होंने डाउनलोड करे, मेरे को इधर पैसे मिले। अच्छा, पूछते हैं कितने पैसे मिले? नहीं अगर शेयर करने में कंफर्टेबल हो तो? बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुछ $100-150 क्या होता है कि जब आप कॉलेज में होते हो ना, तो आप चाहे 2000 भी कमा रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। सो मेरा पहला चेक तो ऐसे 6,900 रुपये का आया था एडसेंस से। और एफिलिएट से तो नेट 30 का पेमेंट होता है कि अगर मतलब इस महीना आपने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जितना कमाया वो अगले महीने की 30 तारीख को आपको मिल जाएगा। तो ऐसे चंक्स के अंदर काम होता था। तो अगर पहली बार एफिलिएट से मैंने कुछ कमाए थे $250 के आसपास। अच्छा, और ये कब की बात है? ये बात है 2013 की, शायद 2013 की बात है। ओके, 2013 के पहले ही साहिल ने एसईओ, अफिलिएट और ग्रोथ हैकिंग, एथिकल हैकिंग, काफ़ी जगह से अर्निंग करना स्टार्ट कर दी। नहीं, एथिकल हैकिंग से अर्निंग नहीं थी। अरे हाँ, एथिकल हैकिंग से अर्निंग नहीं थी, बट एथिकल हैकिंग से ही आइडिया आए थे कि हाँ मुझे वेबसाइट अपनी जो है गूगल एडसेंस से अप्रूव करवानी है और अफिलिएट में जाना है, एसईओ में जाना है। वहीं से शायद ना, वहीं से आइडिया आया है ना, एथिकल हैकिंग से ही। अगर तुम एथिकल हैकिंग में शायद नहीं जाते तो उसमें भी नहीं आते। हाँ, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर मेरे घर वाले मुझको कंप्यूटर ना दिलाते, मुझको गेम खेलने की इच्छा ना होती कंप्यूटर के ऊपर, गेम के चीट कोड्स ना ढूंढ रहा होता, तो वहाँ से कभी हैकिंग की तरफ नहीं जाता, तो हैक फोरम्स नहीं मिलते, मतलब हैकिंग की तरफ नहीं आता तो एफिलिएट नहीं मिलता, एसईओ नहीं मिलता। और मेरी जो जर्नी चालू हुई, जो अगर आज चाय कापी के भी इतने सारे स्टोर्स हैं, तो इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग के पैसे से ही आया था। तो कभी वो होता ही नहीं, तो शायद आज चाय कापी भी ना होता। अच्छा, तो अब आते हैं हम चाय कापी पे। अभी तक हमने बात करी एसईओ से, एथिकल हैकिंग से और एफिलिएट से, साहिल ने कितने अर्न किए हैं और वो अभी भी चल रहे हैं। और इसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि साहिल ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि मुझे फिजिकली यहाँ पे दिखता है इंदौर से, क्योंकि मैं भी इंदौर से हूँ और साहिल भी उज्जैन से है। और साहिल और इन्होंने स्टार्ट किया था अपना चाय कापी का जर्नी, वो भी यहीं से किया था। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या है चाय कापी की जर्नी और कब स्टार्ट किया, कितने पैसों से स्टार्ट किया। हम पैसों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। नहीं, पैसों के बारे में बात करना भी चाहिए, क्योंकि आई फील कि हर बंदे को ना फाइनेंशियली इतना लिबरेटेड रहना चाहिए कि वो खुद के लिए और उसके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही ले, भूखा ना मरे कभी भी। तो अगर मैं इधर बात करूँ, चाय कापी की बात करूँ मैं, तो चाय कापी का मतलब सबसे पहले तो आइडिया कैसे आया कि मुझे एक कैफ़े ओपन करना है? तो चाय कापी का आइडिया देखा जाए तो कॉलेज के टाइम पे कैंटीन में बैठ के जो बकर चला करती थी कि अरे यार ये कैंटीन वाले गुप्ता जी कितने पैसे कमाते होंगे, इतनी चाय बेच लेते, इतने कचौड़ी समोसे चले जाते हैं। और वो कॉलेज में टीचर भी होते हैं ना, जो हम जैसे बैक बेंचर्स को ना कॉलेज के टीचर कहते हैं इतना सालों बड़े हो गए तुम चाय बेचोगे, तो कहीं ना कहीं उसे स्ट्राइक भी करती है, वो टॉन्ट होता ही है। और मुझको अभी भी याद है, मेरी एचओडी थी, आई वोंट टेक हर नेम, उन्होंने मुझको कैबिन में बुला के लिटरली ये बात बोली थी कि साहिल तुम है ना क्लास के 11th लड़के हो जिसको सब लोग भूल जाएंगे। और आई गेस आज की डेट में मेरी क्लास में सबसे फेमस मैं ही हूँ। ओके, तो ऐसे स्टार्ट हुई चाय कापी का आइडिया आया मतलब? हाँ, चाय कापी का आइडिया ऐसे आया। और ये नाम कैसे आया चाय कापी? चाय इज टू नॉर्थ एज कापी इज टू साउथ। तो मेरा जो को फाउंडर है सुयश, वो मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त है। कॉलेज में पैसे ऐसे नहीं होते तो मैं उसी गाड़ी के ऊपर घुमा करता था। उसका वो थी डिस्कवर 125, बड़ा गजब का एवरेज, 5 रुपये का पेट्रोल डलवाता था। वो लिटरली 5 रुपये का पेट्रोल डला के गाड़ी चलाया करता था। उस टाइम ऐसी हालत थी हम लोगों की। सो मेरा जो को फाउंडर है सुयश, वो भी पुणे से रिटर्न आ चुका था। वो उसके MBA करने के लिए चला गया था पुणे, तो वहाँ से रिटर्न आ गया था वो 2015 में। और जब वो आया तब उसने बताया कि अरे यार अपन लोग वापस से कुछ इधर करते हैं, अपन मिले हैं तो कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड में चालू कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है यार, क्योंकि मुझको भी रियल वर्ल्ड में आने की इच्छा थी सही, पैसे तो मैं कमा ही रहा था ऑनलाइन से, बट इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी, या जो भी मेरे रिलेटिव्स थे या मेरे दोस्त थे, कि भाई मैं कमा कहाँ से रहा हूँ। Exactly. उस टाइम पे उस टाइम ये प्रॉब्लम अभी मुझे भी आती है
तो मुझसे पूछते हैं कि तू सारा दिन तो तू घर में बैठी रहती है, तो फिर कमा कैसे रही है तू इतना पैसा? तो ये होता है, तो शायद हाँ यही प्रॉब्लम मैं रिलेट कर पा रही हूँ। तो हमने 2015 में R&D करना स्टार्ट कर लिया था। तो हम लोगों ने असम से लेके साउथ चिकमंगलोर तक हम लोग पूरा घूमे। हमारा एक दोस्त है, उसके स्टेट्स है वहाँ से, तो हम डायरेक्ट वहीं से प्रोक्योर करते। तो हमारी जो कॉफ़ी है वो डायरेक्ट चिकमंगलोर से आती है। सो चिकमंगलोर की भी कहानी है, इंडिया में कॉफ़ी स्मगल होकर आई थी और वो सबसे पहले आई थी चिकमंगलोर में। और चिकमंगलोर में एक पहाड़ी है बाबा बुदनगिरी, वो बाबा बुदनगिरी लिटरली उनकी डंडी के अंदर से 7 कॉफ़ी बीन्स डाल के लेके आए थे और उन्होंने आके चिकमंगलोर की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पे उन्होंने प्लांटेशन किया। तो इंडिया में कॉफ़ी का प्लांटेशन उस पहाड़ी से चालू हुआ है, जिसका नाम बाबा बुदनगिरी रखा गया है। स्मगल करके लाए थे, मतलब कॉफ़ी यहाँ की नहीं है? कॉफ़ी अपने इंडिया की नहीं है, चाय है अपने यहाँ। चाय भी चाइना की है। अच्छा, चाय भी चाइना की है। सो चाय इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चा। सो चा चाइनीज़ है। आप अभी भी जाओगे ना जैसे इंडिया के अंदर तो क्या हर चीज़ में दूध मिला लेते हैं, कॉफ़ी में दूध मिला लिया, चाय में दूध मिला लिया, बट जो ऑथेंटिक चाय होती है वो लिटरली सिर्फ उबल के बनती है। जो जापानीज़ चीज़ होती हैं, आपकी चाइनीज़ चीज़ होती हैं, वहाँ पे उसको चा बोलते हैं और वो ब्लैक रहती है पूरी। अच्छा। सो ये जितनी इंडिया के अंदर जिसको एक्जॉटिक टी बोला जाता है ना, ऊलोंग हो गई, अर्ल ग्रे हो गई, ये सारी टीज़ है ना वहाँ पे आपको रेगुलर उसमें मिल जाती हैं। सो ये थी चाय के बारे में बातें। और चाय कापी कैसे नाम पड़ा, तो साहिल ने बताया कि चाय जो है चाय अपने नॉर्थ का है और कापी जो है साउथ में यूज़ होती है, जो कि कॉफ़ी जो होती है उसको कापी बोलते हैं ना, कापी बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो कॉम्बिनेशन बन के चाय कापी ब्रांड बना। जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगा, कितना पैसा लगा, स्टाफ कैसे अरेंज किया, कहाँ पहला जो चाय कापी का आउटलेट था वो कैसे ओपन किया, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। तो साहिल आप बताओगे कि चाय कापी का जो पहला आउटलेट था वो कहाँ पे ओपन किया था और उसमें क्या एक जो खुशी थी वो कैसे खुशी आ रही थी जब ओपन कर रहे थे, सारी चीज़ें बताओ। एसिडिटी जरूर हो गई थी चाय पी के? हाँ, चाय पी के। सो हमारी चाय 119वां इटरेशन है जो फाइनल हुआ था। हम लोगों ने 118 चाय टेस्ट करी है लिटरली 3 दिन के ड्यूरेशन में, तब जाके ये चाय फाइनल हुई थी। इसीलिए बोलो कि एसिडिटी, खुशी से ज़्यादा एसिडिटी हो चुकी थी, तब ऐसी हालत थी। सो चाय काफ़ी चालू करते टाइम हम लोगों को कुछ 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ हम लोगों का, और एक आउटलेट चालू नहीं किया था। हम लोगों ने एक साथ 4 आउटलेट चालू किए थे इंदौर के अंदर ही। ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मायने रखती थी कि हम उज्जैन जैसी सिटी से आते थे जहाँ हम लोगों को कभी कोई एक्सपोजर नहीं मिला, कभी कोई नॉलेजेबल हमको कोई ज्ञान कहीं मिला ही नहीं ज़्यादा। हम लोगों को जो हमने किया सब खुद किया, खुद सीखा, सब कुछ खुद किया। खैर मैं शुरू से खुद ही सीख के खुद ही करता आ रहा था, बट सुयश के लिए भी वो चीज़ बहुत बड़ी थी वो, क्योंकि हम लोगों को भी एक्सपोजर ही नहीं मिला किसी चीज़ का। तो उज्जैन में बता देती हूँ, उज्जैन जो है ठीक है थोड़ा छोटी सिटी है, और वहाँ पे जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वहाँ पर, जैसे कुंभ का मेला वहाँ लगता है, तो वहाँ पे एजुकेशन वाला या IT वाला या फिर जॉब सीकर वाला जो माहौल है वो नहीं होता है। वहाँ पे लोगों को ना बस शांति बड़ी पसंद है। भाई उज्जैन, अगर उज्जैन की बात करो तो उज्जैन के लोगों को शांति बड़ी पसंद है। बाबा महाकाल की नगरी है, हम सब उनके सेवक है, वो राजा है, हम उनकी प्रजा हैं। लोगों को समझ में आता है वहाँ पे आपको जीने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दुनिया की सारी जायदाद चाहिए। खा कितना लोगे आप, थोड़ा सी खाओगे ना। मतलब वो ऐसा काम नहीं है कि ठीक है आप दिन भर भाग रहे हो, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी ज़िंदगी भी किस काम की, क्या पैसे के पीछे इतना ही भागे जा रहे हो। तो वहाँ के लोगों को थोड़ी शांति है कि हाँ ठीक है यार। भी साहिल ने बहुत पैसे कमा लिए। नहीं बहुत तो बहुत तो नहीं कमा। शांति वाली जगह में बैठ के साहिल ने ऑनलाइन पैसे बहुत कमा लिए। जो मेरे अंदर जो वो आग थी ना कि मुझको पैसे कमाना है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, ये सब लोगों से सीखी हुई है मैंने। तो वहीं से मेरे अंदर ये सब ये है। तो मेरे घर वाले बताते कि मोटिवेशन हमको नहीं लगता। भाई मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, शेर के बच्चे को शिकार करने के लिए बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही शिकार कर लेता है। सेम देख के सीख जाता है। सेम वैसे मुझको मालूम था कि यार मुझको कुछ करना है। तो जैसे पूछा ना आपने कि आपको मालूम ही नहीं, आपने पढ़ा कहाँ से, ये कैसे किया, वो कैसे किया, करना था तो कर लिया, कैसे भी किया लेकिन कर लिया। सो इट्स लाइक कि आइदर यू मेक एन एक्सक्यूज और यू डू इट। सो आई डिसाइडेड टू डू इट। और एक साथ जैसे 4 आउटलेट थे इंदौर में स्टार्ट किए, तो इंदौर ही क्यों चूज़ किया, उज्जैन क्यों नहीं चूज़ किया? उज्जैन बीइंग अ स्मॉल टाउन, वहाँ पे इतना मार्केट नहीं था कि 4 आउटलेट की हम लोग बात कर सके। हाँ, अभी हम लोग दूसरा आउटलेट डाल रहे हैं उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन का मार्केट बहुत इवॉल्व हो गया आज की डेट। इंदौर हमारे लिए विसिनिटी में था, हमारे बहुत पास था, हम लोग अप डाउन कर सकते थे। हम लोगों ने तकरीबन 2-2.5 साल तक हमने रेगुलरली अप डाउन किया है उस चीज़ को लेके। हर कोई, अब मैं भी हूँ, अगर मैं जिस सिटी में रहती हूँ मैं चाहूँगी कि यार मैं उस सिटी से ही पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट करती हूँ, फिर देखते हैं अगर आगे अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं उसको बड़ी सिटी में लेकर जाऊँगी। अब जब आपने, जैसे आप उज्जैन से हैं, तो आपने उज्जैन से नहीं सोचा कि नहीं यार मैं अप डाउन करते रहता हूँ इंदौर, और इंदौर में शायद पहचान भी होगी, इसीलिए? इंदौर बिल्कुल नया था हम लोगों के लिए। हाँ, कुछ रिलेटिव्स हैं हमारे इंदौर के अंदर, बट इंदौर का मार्केट बिल्कुल नया था हमारे लिए।
लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ठीक है, इंदौर का मार्केट बड़ा है, हम लोगों ने हमारा पूरी रेकी करी थी, पूरा R&D किया था इंदौर के मार्केट को लेके। तो हमने बोले डिसाइड कर लिया था कि ठीक है यार, इंदौर से ही चालू करते हैं। 4 आउटलेट में से एक आउटलेट हम लोग का भंवरकुआं पे था, एक हम लोग का विजयनगर था, एक हम लोग का साकेत था। तो इस ऐसे एक ये जो आउटलेट था ना, ये पूरा ऐसे स्माइल बनती थी एक। अच्छा। तो हम लोगों ने हमारी फेसबुक की कवर भी लगा रखा था ऐसा कि स्माइल बनी हुई थी पूरी। मैप में। हाँ, मैप में। तो वैसे एक स्माइल थी हम लोगों की। और एक चौथा आउटलेट हम लोगों का था, वो था सद्गुरु परिणय की कॉर्पोरेट कैंटीन। तो वो हम लोगों ने इसलिए बनाई थी कि हमारा पूरा टेस्टिंग सेंटर हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस हो जाता था, वहीं से हम लोग पूरी बिल्डिंग को केटर कर लेते थे पूरी, क्योंकि बिल्डिंग में कहीं ना कहीं आपको हर कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आपको कैंटीन लगती है। तो वो कैंटीन हम लोगों की थी। तो साहिल, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमको, या चाहे मुझे ही चाय कॉफी का एक फ्रेंचाइजी बनना है, मतलब फ्रेंचाइजी ऑनर बनना है या खरीदना है इसकी, तो मैं कितने से स्टार्ट कर सकती हूँ? 1000 स्क्वायर फीट के आउटलेट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाता है, पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जाता है कुछ 25 से 27 लाख के बीच में। ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन की, वहाँ पे आपको टाइलिंग चेंज करने की जरूरत पड़ रही है क्या, वहाँ वॉशरूम बनाना पड़ रहा है क्या, क्योंकि वॉशरूम एक मैंडेट है हम लोगों के स्टोर के फॉर्मेट पे, क्योंकि वी मेक श्योर कि हमारे फीमेल कस्टमर्स को कभी भी इनकन्वीनियंस फील ना हो, इसलिए हम लोग वॉशरूम हमेशा रखते हैं। फीमेल कस्टमर्स के आते बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी मम्मी के साथ, मेरी सिस्टर के साथ, ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है कि कहीं जा रहे तो वॉशरूम है कि नहीं। सो साफ़ सुथरा वॉशरूम हम लोग हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हमारे आउटलेट में हो। ओके, अभी भी हम चाय कॉफी के आउटलेट पर ही बैठे हुए हैं इंदौर के, और मैंने यहाँ देखा यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे साहिल ने बात की कि वॉशरूम की, तो यहाँ वॉशरूम भी है और बहुत क्लीन है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हो और आपको वैसा फील आएगा, ऐसा भी नहीं है। हाइजीन भी बहुत मेंटेन किया हुआ है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं साहिल के साथ में इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सच में ये लगा। नहीं तो, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे बच्चे जो काम करते हैं ना हमारे यहाँ पे, ये पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है कि हम लोगों की कंपनी का जो विजन था, हमारा जो एथिक्स था हमारी कंपनी के, वो हमारे जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे जो क्रू मेंबर्स हमारे यहाँ काम करते हैं ना, हम लोग उनको बच्चा बोलते हैं हमारा, तो बच्चे भी उस विजन से अलाइंड, एग्जैक्टली फैमिली है हमारी, वो बच्चे भी हमारे विजन से अलाइंड है। अगर कंपनी जिस एथिक्स के साथ में चालू हुई थी, हमको उसको फॉलो करना है। अगर अभी मैं नहीं भी जाऊँगा, मगर 4 दिन में आउटलेट में जाऊँगा तो बच्चे ध्यान रखेंगे, उनको वॉशरूम को क्लीन करना है तो करना है, हर आधे घंटे वॉशरूम क्लीन होगा तो होगा। अगर रश ज़्यादा है तो शायद हर थोड़ी देर में वॉशरूम क्लीन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे मेन्यू को डिसाइड करना होता है। अब ये तो पता था कि चाय और कॉफ़ी, मतलब चाय कॉफ़ी तो रखना ही रखना है ना। अब इसके आगे जो मेन्यू का डिसाइड करना था कि किस टाइप का, वेज रखना है या नॉन वेज रखना है, ये कैसे डिसाइड किया? और हाँ, मुझे इसी टाइप के मॉडल पे जाना, कुछ तो रिसर्च की होगी। करी थी। सो अगर मैं इंदौर की बात करूँ या मालवा रीजन की बात करूँ, तो यहाँ पे ना जैन बनिए ज़्यादा होते हैं जो कि वेज प्रेफर करते हैं। इनिशियली हम लोगों ने अंडा रखा था हमारे मेन्यू के अंदर। सो पूरे 6 महीने का डेटा देखने के बाद हमको समझ में आया कि यार पूरी सेल्स का, ओवरऑल सेल्स का सिर्फ 3% ही अंडे हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने अंडे हटा दिए, और वो 3% हटाने के बाद में हमको कम से कम 5 से 6.5% की सेल का इंक्रीमेंट मिल गया था, क्योंकि फैमिलीज आने लग गई थी, सबको पता चल गया था कि ठीक है चाय का भी प्योर वेज हो चुका है। हम लोगों के ऑब्वियसली यूटेंसिल्स पूरे अलग थे अंडा बनाने के लिए, बट स्टिल जो फैमिलीज लोग जो थे, जो वेजिटेरियंस थे प्योर, जिनकी हाँ जो प्रेफर नहीं करते, फिर वो लोगों को जैसे ही पता चला कि चाय का भी वेज हो चुका है, सो दे स्टार्टेड कमिंग। उनके बच्चे तो वैसे ही आ रहे थे, फिर वो अंकल आंटियों को लेके आने लग गए। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने चाय कॉफ़ी पे, जैसे मैं इंदौर से हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि चाय कॉफ़ी की जो ऑडियंस है या जो क्लाइंट है, उसमें एक एज ग्रुप तक नहीं है। किसी कैफ़े में आप देखोगे एक एज ग्रुप तक ही होता है, यंग ऑडियंस ही वहाँ पे जाती है, स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर होते हैं, कपल होते हैं, वही जाते हैं। बट चाय कॉफ़ी का मैंने देखा है, खुद मैं ये बोल रही हूँ कि चाय कॉफ़ी पे जो है सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं, और ये उस टाइप का कैफ़े जैसे फैमिली कैफ़े है। यहाँ पे अंकल आंटी भी आपको मिलेंगे, आप मम्मी पापा भी मिलेंगे, आपको हर एज ग्रुप के लोग मिलते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या आपने ऐसा कुछ पहले से सोचा था कि हमको सभी एज ग्रुप को टारगेट करना है? किस टाइम पे ये जो कैफ़े इंडस्ट्री है वो ज़्यादा टारगेट करते हैं यंग ऑडियंस को, तो आपने क्या सोचा था उस टाइम? फैमिलीज स्पेंड ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू एनी टीनेजर, क्योंकि टीनेजर को तो पॉकेट मनी मिलती है, स्पेंडिंग कैपेसिटी तो उसके पास होगी जो कमा रहा होगा। तो हम लोगों ने डे 1 पे ही ये चीज़ सोच रखी थी कि हम लोगों को सबको केटर करना है। ऑब्वियसली यूथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, सो हम लोगों के पास में यूथ को देने के लिए सब कुछ था भाई। फ्री का इंटरनेट था, क्लीन वॉशरूम थे, पॉकेट पे डेंट नहीं पड़ता था, खाने की क्वालिटी अच्छी थी, हाइजीन अच्छा था, टेस्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा था। सिंगल रूफ में सारी चीज़ें मिल जाती है ना किसी कस्टमर को, तो वो रिपीट आना चालू करता है। और हम लोगों के कस्टमर इस हद तक रिपीट आने लगे थे कि हम लोगों की जो टैगलाइन थी फिल योर फिल, उस टैगलाइन को हम लोगों ने बड़ा R&D करके किया था भाई, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर करके कि नहीं यार, वॉट एवर द कस्टमर वांट्स टू फिल, वॉट एवर देयर फिल इज, दे विल फिल इट।
ठीक है, आपको चाय पीने की इच्छा आप चाय पी लो, आपको कॉफ़ी पीने की इच्छा आप कॉफ़ी पी लो, आपको कुछ खाना है तो आप कुछ खा लो। तो फिल योर फिल वहाँ से आया था। बट कस्टमर जितने ज़्यादा आने लग गए कि वो लोगों ने ना हमको सोशल मीडिया पर टैग करना चालू किया, हैशटैग दूसरा घर करके। वो इतना ज़्यादा होने लग गया था, कस्टमर हमको आके बोलते थे कि यार आपकी टैगलाइन बदल लो यार, बदल लो यार। तो फाइनली जब वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई ना, तो हम लोगों ने हमारी टैगलाइन को फिल योर फिल से चेंज करके दूसरा घर ही कर लिया। ये सही बात है। मतलब इवन मैं भी 2016 की ही बात कर रही हूँ। उस टाइम पे अगर मैं भी अपने किसी फ्रेंड से पूछती थी कि यार तुम लोग कहाँ हो, सुबह 8 बजे 9 बजे या 10 बजे पे मैं कॉल करके पूछ रही हूँ ना कहाँ पर बैठे हो, तो वो ये बोलते थे हम चाय काफ़ी पे बैठे। मैंने कहा तुम सुबह से पहुँच गए? बोले हाँ हम चाय यहीं पीते उठ के, हम नाश्ता भी यही करते। मैंने कहा इतना क्या है तुमको? बोले हाँ यहाँ पे सब बैठते, तू भी आ जा। अरे हाँ, मतलब उस टाइम मतलब एक्चुअली अभी भी ऐसी हालत है कि बहुत से लोग ऐसे जो सुबह ना बस लिटरली चड्डा पहन के बिना सिर्फ मुंह धो के आ जाते हैं कि यार घर पे चाय नहीं पीनी, चाय काफी की चाय पीनी है। लिटरली ये हालत है अभी भी। तो अभी हमने जाना SEO एफिलिएट के बारे में, साहिल की जर्नी के बारे में, साहिल ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे अर्निंग करना स्टार्ट किया कॉलेज के टाइम से, और चाय कॉफी कैसे स्टार्ट किया। अभी तक हमने ये जाना। अब जानते हैं कि जो साहिल ने इतना पैसा कमाया है वो लगा कहाँ पे रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या क्रिप्टो में कर रहे हैं या रियल स्टेट में कर रहे हैं, किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो क्रिप्टो में करके मैं क्रिप्टो मार्केट्स तो बाहर हो चुका हूँ अभी। क्यों? अभी मार्केट नीचे चल रहा है क्रिप्टो का। नहीं, जब स्टार्ट किया था जैसे सो जब मैंने तो 2014 में जब बिटकॉइन $100 का भी नहीं था शायद, तब से, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस फील्ड में था, हैकिंग वाली फील्ड में था, मैं तो दोस्त थे कनेक्टेड, तो बिटकॉइन वगैरह के बारे में मालूम पड़ गया था हम लोगों को बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज में पता चल गया था बिटकॉइन के बारे में। तो 2013-2014 जब बिटकॉइन $100 का था, उस टाइम पे मैंने बिटकॉइन कुछ खरीद रखे थे, और जब $1000 तक पहुंचा था तब तक मैंने अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेडिंग करी उसकी। फिर उसके बाद कुछ मेरे पास में पड़े हुए थे, और अभी जब रिसेंटली जब डाउनफॉल आया बिटकॉइन के अंदर, तब मैं पूरे बेच बाज के बाहर हो गया। और ये बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले लिया? ऐसा नहीं लगा कि मुझे और रुकना चाहिए? नहीं, ऐसा जैसे कभी लगा नहीं, क्योंकि मालूम था कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। और जो जब ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो पहले स्टडी की थी या पहले सीखा था खुद किया? नहीं, क्रिप्टो किसी के लिए अभी जो क्रिप्टो वाला जो वर्ड है या जो ये दुनिया है ये बहुत नई है। हाँ, तो ये कैसे स्टार्ट किया? तो अगर क्रिप्टो की बात करूँ तो क्रिप्टो बिल्कुल अनरेगुलेटेड मार्केट है, पूरा कंट्रोल होता है मनी के थ्रू, राइट। जो बड़े बड़े शार्क्स प्लेयर्स जो हैं वो पंप एंड डंप करते हैं, उसको पंपिंग एंड डंपिंग बोलते हैं क्रिप्टो की भाषा के अंदर। उसमें वो लोग पैसे डालते हैं, मार्केट को खड़ा करते हैं, जब आप पैसे डालते हो तो वो पूरे पैसे बाहर कर लेते हैं। सो नॉर्मली किसी नए बंदे का नुकसान होता है उसके अंदर। सो इसीलिए बुल रैली में कभी खरीदना नहीं, और जब स्लैग जा रहा है तो बेचना नहीं। तो आप पूछते और कहाँ जैसे क्रिप्टो में तो आपने इन्वेस्टमेंट किया ही किया है, और आपने एक अपने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि मैं यहाँ देख रही हूँ है चाय कॉफ़ी का इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं अपना जो पैसा है हर जगह से, कि हम मुझे यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से अफिलिएट में भी एक आप करते हैं? एफिलिएट में मैंने किया हुआ, मेरी वेबसाइट से जो रैंक्ड है ऑलरेडी, मैंने कुछ मेरा डोमेन पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ था अच्छा खासा, जो डोमेन मैं खरीद के बेचा करता था। जैसे डोमेन नेम आप रजिस्टर करके रख लेते हो तो आपको जो लगता है कि प्रोबेबल कोई सर्च करेगा बाद में। सो डोमेन भी ना अब एक एसेट है, ऑनलाइन एसेट है डोमेन नेम। आज की डेट में आपकी आइडेंटिटी ऑनलाइन आपका डोमेन नेम होता है, तो ऐसे डिजिटल एसेट है बेसिकली, और आपकी आइडेंटिटी ही है वो डोमेन। हर किसी, और अभी ना भी है तो फ्यूचर में हर बंदा अपने लिए एक ना एक डोमेन खरीदेगा, तो वो डोमेन पहले से रजिस्टर करके रख लिए जाते हैं, और किसी को चाहिए होता है तो वो एक प्रीमियम पे पे करके आपसे खरीदता है। तो मतलब साहिल जो है, साहिल जुनेजा, ये क्रिप्टो इन्वेस्टर भी है, डोमेन इन्वेस्टर भी है, और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप? अभी मैंने रिसेंटली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। और रियल एस्टेट का कैसे आइडिया आया? पापा करते थे। अच्छा, लोग जो होते हैं वो स्टार्टिंग में ही कि अरे मैं अच्छा अर्न करने लग गया हूँ तो सेविंग के लिए उनको लगता है कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ रियल एस्टेट में। तो आपने तब क्यों नहीं सोचा और अभी क्यों सोचा? क्योंकि तब मुझको लगता था कि मुझको मेरा रिटर्न, ऑनलाइन रिटर्न हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर अपन देखें तो 10 साल में लेट्स से डबल होती है, बट ऑनलाइन में आप लिटरली 21 दिन में पैसा डबल कर सकते हो। अच्छा, 21 दिन में पैसा डबल? तो अक्षय कुमार वाला ना? हाँ, अनुराधा चिटफंड कंपनी। अच्छा, तो ये थी कि इन्वेस्टमेंट की कहाँ साहिल ने इन्वेस्ट किए हैं और यहाँ से इतना अर्न कर रहे हैं, बट नंबर साहिल ने अभी तक नहीं रिवील किए कि हम लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में।
कि साहिल अभी कितने अर्न कर रहे हैं और कहाँ से क्या कर रहे हैं। आप लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें इससे सीखने को मिलेगी आपको। तो अब हम जानते हैं कि अगर साहिल मुझे चाय काफ़ी की जो फ्रेंचाइजी है, या मुझे या किसी को भी, हमारी ऑडियंस को, अगर चाय काफ़ी की जो फ्रेंचाइजी है अगर लेना है तो वो कैसे ले सकता है, या इसका कोई एज ग्रुप का क्राइटेरिया है या फिर क्या है, मतलब कैसे ले सकते हैं? नहीं, तो इसका एक ही क्राइटेरिया होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कस्टमर हैप्पी है। योर प्रॉफिट्स विल कम लेटर बट द कस्टमर शुड बी हैप्पी। ये हम लोगों का पहले दिन से फंडा क्लियर है कि हम हमारे कस्टमर्स को तो खुश रखेंगे। ऑब्वियसली हमारा फ्रेंचाइजी खुश रहते ही हैं हमेशा, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे अभी भोपाल में दूसरा वाला आउटलेट जो ओपन हुआ है वो डे 1 से प्रॉफिट में चल रहा है, मतलब लिटरली डे 1 से प्रॉफिट में चल रहा है। वो तो जो हम लोगों की पिछले 7 साल की मेहनत है, ये उस मेहनत का ही नतीजा है कि वो जो भी हम नया स्टोर अप डालते हैं तो वो प्रॉफिटेबल ही होता है फर्स्ट मंथ से, फर्स्ट डे से। अच्छा, अगर मेरी ऑडियंस है जो देख रही है या जो भी ये वीडियो को इन फ्यूचर देखने वाली है, अगर उनको फ्रेंचाइजी आपकी खरीदनी है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, और उसमें कितना, मान लो मेरे पास में 2 लाख या 5 लाख का बजट, मतलब कितने बजट से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ एक फ्रेंचाइजी? 2 लाख 5 लाख के लिए तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कि वो तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, चाय काफ़ी का अगर आपको एक आउटलेट डालना है तो कंप्लीट प्रोजेक्ट कॉस्ट जाती है कुछ 25 लाख से 27 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन। वहाँ पे वॉशरूम है कि नहीं है, वहाँ पे टाइल कैसा है, वहाँ पे सीलिंग कैसी है, इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनल डिसाइड करता है। अच्छा, ये तो कॉस्ट हो गई। इसमें आप उनकी क्या हेल्प करते हो? जैसे मान लो मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कैफ़े बिज़नेस का। मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से मैं जो क्रॉकरीज है वो कहाँ से खरीदूँ, मुझे ये भी नहीं पता है। मैं स्टाफ कैसे हायर करूँ, मुझे मेन्यू में क्या रखना चाहिए। खैर, मेन्यू तो आपका डिसाइडेड होता है, और फर्नीचर का है, या मुझे कितने जगह लगेगी, या मतलब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? आपकी तरफ से क्या है? हाँ, सो दैट्स द रीज़न यू पे द फ्रेंचाइजी फीस अपफ्रंट, राइट। हम लोग एंड से क्या क्या मिलता है? हम लोग एंड से एक तो सपोर्ट मिलता है, मैन पावर की ट्रेनिंग मिलती है। मैन पावर हम लोग हायरिंग में हेल्प करते हैं। अगर हायरिंग में कुछ इशू आ रहा होता है तो थर्ड पार्टी वेंडर से अपन लोग टाई अप करके बच्चे बुला लेते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं हमारे पास में, थर्ड पार्टी वाले हर सिटी में अवेलेबल है हमारे पास में। एमपी में ही है या एमपी के बाहर भी? सब जगह, पैन इंडिया हम लोगों के पास में। हम लोगों के पास कैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स अवेलेबल ही होते हैं, हर सिटी के अंदर होते हैं, जो आपको मैन पावर प्रोवाइड करा देते हैं एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज लेके। अच्छा, अभी जो चाय काफ़ी के कितने आउटलेट है? अभी 19 आउटलेट है। और आगे की क्या प्लानिंग है? सो अभी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोगों को इस नंबर को 50 तक लेके जाना है। उसके बाद में कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इंटरनेशनल एटलीस्ट 3 कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस कर लें। अच्छा, मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो दुबई में भी है चाय काफ़ी? 2 आउटलेट है दुबई में। अच्छा, ओके। तो चाय काफ़ी के जो आउटलेट है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, वो दुबई में भी है। अगर आपको सर्च करना है तो आप कर लेना, और वहाँ जाके अगर आप दुबई जाओ तो वहाँ पे भी चाय काफ़ी पे ज़रूर जाना, और यहाँ पे वीडियो बना के ज़रूर सेंड करना कि हम दुबई वाले चाय काफ़ी पे चाय पी रहे हैं, और टैग ज़रूर करना चाय काफ़ी ऑफिशियल को। तो आपके लिए, आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई, चाय ना अच्छी पिलाया करो। अच्छा, ये बोलना है कॉम्पिटिटर्स को? हाँ, ऑब्वियसली। तो मतलब आप सबसे अच्छी चाय पिला रहे हो ऐसा? यार, सबसे अच्छी चाय तो मम्मी के हाथ की होती है, उसके बाद में हमारे यहाँ की होगी। बेस्ट चाय। सुना है साहिल, सही है क्या कि जैसे बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, स्पेशली जो स्टार्टअप वाले होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर, वो कहीं ना कहीं अपना एनजीओ स्टार्ट करते हैं, एनजीओ में मतलब अपना फंड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या उसमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है, या वो कहीं ना कहीं अपना एनजीओ पे स्टार्ट कर देते हैं अपने नाम से? यार, अगर किसी को जेन्युइनली ही इच्छा है कुछ अच्छा करने की तो वह एनजीओ से कर सकता है। कुछ लोग टैक्स बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा एनजीओ के अंदर कभी कुछ भी नहीं किया। नहीं, बट मुझे जहाँ तक पता है आपका अपना खुद का ही इतना, आप एनजीओ का काम करते हो ना आपने उज्जैन में। वो एनजीओ नहीं, वो ऐसे जैसे एनजीओ नहीं है वो। सो बेसिकली मेरी फैमिली ही है जो हम लोग पिछले 10-12 सालों से स्ट्रे डॉग्स को रोज़ के 100 किलो से ऊपर टोस्ट डालते हैं हम लोग, और बहुत सारे कुत्ते हैं स्ट्रे डॉग्स जो हमारे अपने हैं। क्या होता है ना, जो बेजुबान जानवर होते हैं इनका कोई देखने वाला नहीं होता। हमारे घर के अंदर हम लोग एनिमल लवर्स ही हैं एक तरीके से। तो मेरा छोटा भाई जो निखार, वो उसके बहुत सारे गाने हैं जो स्पेसिफिकली जानवरों के ऊपर ही हैं। मेरी फैमिली मतलब बिना किसी छुट्टी के, भले आंधी हो तूफान हो, मेरे चाचा रोज़ शाम को 3 घंटे 4 घंटे उनका टाइम निकालते हैं और पूरे उज्जैन में
100 किलो से ऊपर टोस्ट कुत्तों को खिला के आता है। मंदिर की अगर बात करूँ मैं, तो मंदिर पे हम लोगों के पास में वेद पाठशाला थी, जहाँ पे 125 से 150 बच्चों ने अपनी वैदिक शिक्षा प्राप्त की थी। और वो आज की डेट में बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के अंदर पंडित लगे हुए हैं। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी लगाया हुआ था, जहाँ पे जो वैद्य जी थे वो आते थे और लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसके लिए उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिया करते थे। तो ये सब हम लोगों ने बहुत सालों तक चलाया। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं कि देखो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट साहिल से मैंने बोला कि आप अगर आपका है तो आप बताओ, तब जाके साहिल ने मुझे बताया ये कि इनका मंदिर भी है और इनका आयुर्वेदिक पाठशाला भी है। तो काफ़ी अच्छा लगा साहिल ये सब जान के कि आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी कनेक्टेड हैं और आप माता जी को, आपके माता जी की कृपा है और उसके थ्रू आप इतना सब कुछ कर पा रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा साहिल, अब ये बात हुई स्पिरिचुअल की कि साहिल एक तो हम्बल तो है ही, जैसे हमको बात करके भी पता चला, और मैं इतनी देर से इतना इंटरव्यू ले रही हूँ और काफ़ी चीज़ें, बहुत नॉलेज है साहिल को हर चीज़ के बारे में, चाहे वो इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में हो या ऑफलाइन ये कैफ़े बिजनेस के बारे में हो और फ्रेंचाइजी के बारे में। तो अब हम आते हैं फ्रेंचाइजी पे कि साहिल जो चाय कॉफ़ी की जो फ्रेंचाइजी है वो किसी को क्यों लेनी चाहिए, मतलब क्यों ले और किस टाइप के एज ग्रुप वाले ले सकते हैं? तो हमारा एक फ्रेंचाइज ओनर 21 साल का और एक फ्रेंचाइज ओनर जो अंकल है वो 56 साल के। सो इट्स नॉट अबाउट द एज। सिंगल क्राइटेरिया होता है कि यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपके कस्टमर्स हमेशा हैप्पी रहें। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो हमेशा आएगी ही। आरओ इतना अच्छा रहता है कि साल भर के अंदर पूरे पैसे बाहर हो जाते हैं। तो अगर मैं फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी डिपेंडेंसी किसी शेफ पे नहीं रहती है, जो कि फूड इंडस्ट्री के अंदर किसी भी आउटलेट के बंद होने का सबसे बड़ा कारण होती है। दूसरी, कंसिस्टेंसी आपको हमेशा मिलेगी। तो एक चीज़ और मैंने चाय कॉफ़ी पे फील की, क्योंकि मेरा ये मतलब मैं इंदौर से हूँ और मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा, इसके लिए मैं थोड़ा सा शेमफुल भी हूँ। साहिल ने मुझे बोला कि तुमको जाना चाहिए चाय कॉफ़ी पे, तो मैं यहाँ आई आज और मुझे यहाँ पे सच में एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही फैमिलियर सा लगा। ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर में बैठी हूँ। जैसे इनका एक टैगलाइन है दूसरा घर, तो मुझे यहाँ पे सच में भी बहुत ही दूसरा घर वाली ही फील आई। और वो इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पे मैं, एक होता है ना आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको फील होती है कि आप किसी अच्छी सेफ प्लेस पर बैठे हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं लड़की हूँ, अगर मैं 8-9 बजे भी कहीं आउटर में, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं थोड़ा सा आउटर में, अगर मैं यहाँ आके बैठी हूँ मुझे यहाँ पर सेफ और सिक्योर फील होना चाहिए। साहिल से हमने काफ़ी सारी उनकी चाय कॉफ़ी के जाने में और उनकी पर्सनल लाइफ में और उनकी पर्सनल जो जर्नी थी, कैसे वो पैसे कमाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा हमने आज इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में सुना, जाना। और अगर आपकी इन सभी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो मैं रिप्लाई कर दूँगी या साहिल रिप्लाई कर देंगे। और किसी भी टाइप की क्वेरी है या फ्रेंचाइजी पे अगर आपको ऑन करनी है तो अगर लिंक में हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लिंक पे क्लिक करके फ्रेंचाइजी के लिए क्वेरी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बाय भी करनी है तो लिंक हम दे देंगे फ्रेंचाइजी के लिए भी, तो आप वो भी आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच साहिल, आज अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ में इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचिरा, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर यूट्यूब चैनल। और इतना कुछ बात करी हम लोगों ने और इतना अपने नॉलेज शेयर किया आपका, आपके डिजिटल मार्केटिंग का। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू।